नमस्कार दोस्तों, आज मैं गुलाम कश्मीर के विषय पर मैं बात रख रहा हूँ कि गुलाम कश्मीर का इतिहास कैसा है, उसको गुलाम कश्मीर क्यों कहा गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो गुलाम कश्मीर का जो क्षेत्र है, वो जब 1947 में जब हरी सिंह ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना चाह रहे थे, तभी वो पाकिस्तान के तरफ से जो घुसपैठियों ने आक्रमण किया, वो जितना मैंने गुलाम कश्मीर वो लोग जो कहते हैं, जो पाकिस्तान के लोग, उस पर लगभग 85% पाकिस्तान का कब्जा है और 15% ही गुलाम कश्मीर या पीओके के अंतर्गत आता है। ये 85% के अंतर्गत ही गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, जिस क्षेत्र से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है। और 1949 में ही गुलाम कश्मीर के नेता और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत गुलाम कश्मीर को या पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के अंतर्गत रखा गया, जो कि पूरी तरह से अवैध है, गलत है। क्योंकि हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को ही भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि संपूर्ण कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया। और उस समय के जो गुलाम कश्मीर के जो नेता थे और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस पर साइन करवा करके ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान के अंतर्गत रखा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जो गुलाम सीपेक का जो क्षेत्र है, वो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो अवैध तरीके से जो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जा रहा है। एक तरह से ये पूरा जो इलाका है वो कश्मीर का इलाका है। तो अगर मान लिया जाए कि कश्मीर पर अगर कोई कब्जा कर सकता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कोई भी है, तो कांग्रेस की सरकार आएगी तभी उस पर कब्जा करेगी, क्योंकि वो दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। ये भारतीय इतिहास उठा कर देख लीजिए कि जो भारत को जो स्वतंत्रता मिली, वो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही मिली, और अंततः स्वतंत्रता लेकर के ही रहा। उसके बाद जो 1947 में जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो कब्जा करने का आक्रमण किया था, उसको अंततः कांग्रेस सरकार के ही जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके कारण ही उसको वापस जाना पड़ा और जो कश्मीर बहुत सा बचा हुआ। उसके बाद भी 1962 की लड़ाई में आप देख लें कि जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, जो रसिया के सह पर किया था धोखेबाजी करके, उस पर बहुत से क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा किया था। लेकिन अंततः फिर 1969 के युद्ध में कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत सा क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र पर जो चाइना ने कब्जा किया था, वो वापस लिया। वो देखने की चीज़ है। उसके पहले भी 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद उसमें के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से भारतीय सेना जो है लाहौर तक पहुंच चुकी थी। एक छिपी हुई बात नहीं है। उसके बाद 1971 में जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब पूर्वी बंगाल और जब पश्चिमी बंगाल को लेकर के जो झगड़ा हो रहा था, पश्चिमी बंगाल के मतलब पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल के मतलब बांग्लादेश, उस समय मुजीबुर रहमान उसका लीड कर रहे थे। मुक्ति बाहिनी सेना के जो नेता थे वो लीड कर रहे थे। तो फिर वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आज अगर बांग्लादेश नहीं रहता तो शायद वो आतंकवादी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल और पूरे जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसमें भी घुसे रहते, भारत पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता। इस कारण मैं किसी की न पार्टी की प्रशंसा कर रहा हूँ, न विरोध कर रहा हूँ। जो इतिहास की बात है उसको मैं रख रहा हूँ। इसके बाद आपने देखा कि वाजपेयी जी के टाइम में ही 1999 में कितने घुसपैठ हुए, कारगिल तक सब आ गए। फिर अंततः उन्होंने वापस करवाया, चूँकि अलायंस गवर्नमेंट थी, तो जो अलायंस पार्टियों की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रेशर दिला करके चाहे जो भी हो, अंततः उस घुसपैठियों को भागना पड़ा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व के हर कोई जानता है, हर देश जानता है कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी या घुसपैठी है वो पाकिस्तान में है।
और वो आतंकवादी या घुसपैठियों को जो प्रशिक्षण वो रावलपिंडी में दिया जाता है, और रावलपिंडी में ही वो पाकिस्तान का सेना मुख्यालय है, जहाँ विश्व के सभी आतंकवादी, चाहे वो ईरान में रह रहे हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रह रहे हों, चाहे वो लीबिया में रह रहे हों, चाहे वो फ़िलिस्तीन में रह रहे हों, सब प्रशिक्षण पाते हैं। भारत ही नहीं, जो भी पाकिस्तान और चाइना के मन मुताबिक देश काम नहीं करता है, वहाँ पे वो आतंकवादी आतंक फैलाते हैं और उस देश को अस्थिर कर देते हैं, विकासीय प्रक्रिया में भी बाधा डालते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद को समूल नष्ट करना है, ख़त्म करना है, जो भारत विरोधी आतंकवाद है, तो उसके लिए कि रावलपिंडी पर मोदी जी वहाँ पे बमबारी करें, वो आतंकवादी जो भी वहाँ पे छिपे हुए हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको ख़त्म करें, तभी ये माना जाएगा कि भारत का जो भी क्षेत्र है या जो भी क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है या चाइना का कब्जा है, तभी वो भारत में आएगा। ये 370 धारा हटाना बहुत सराहनीय काम है, इनका भी एक ऐतिहासिक काम है कि जिसको उन्होंने हटाया, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो संपूर्ण भारत का अंग भी माना गया। इसके पहले भी शुरू से ही नरसिम्हा राव के समय से ही जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जो संसद में प्रस्ताव पारित किया गया, वो भारत का अभिन्न अंग ही माना गया। तो समय समय पर ये जम्मू कश्मीर को लेकर कर संसद में प्रस्ताव पारित किया गया है कि जम्मू कश्मीर भी भारतीय संघ का अंग है। लेकिन वो तभी मजबूत होगा जब वहाँ पे जो भी आतंकवादी गतिविधि उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि अभी भी जो 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटाया गया, तो उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान अक्साई चीन को भी भारत का अंग माना गया। जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि भारत का मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान अक्साई चीन ये सब है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। और ये गुलाम कश्मीर जो कहा जाता है, ये वास्तव में गुलाम कश्मीर नहीं है, ये भारत का अंग है। ये गुलाम कश्मीर कह करके पाकिस्तान और चाइना आज़ाद कश्मीर के लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रिटिश भारत में भारतीयों को गुलाम कहा जाता था। तो अगर मान लिया जाए कि अगर गुलाम कश्मीर को कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक गुलाम कश्मीर ही नहीं, पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान अक्साई चीन और जो भी इस तरह के भारतीय क्षेत्र हैं जिस पे डिस्प्यूटेड हैं, वो सब भारत में मिलाना पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ चाइना या पाकिस्तान की बात नहीं है, इसको लेकर के आपके जो नेपाल जैसे छोटे देश ने भी कई बार लिपू लेक, कपिल धारा और एक कोई क्षेत्र है उसको अपने मैप में दिखा रहा है। जैसे चाइना आपको अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में बार बार मिला देता है और दिखाता है। अक्साई चीन पर तो कब्जा कर लिया, जो पूरी तरह से अवैध है, और ये वहीं पे एलएसी के कॉन्सेप्ट लाता है, जबकि एलएसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एलओसी का कॉन्सेप्ट है। तो ज़बरदस्ती उसको कब्जा करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल घोषित किए हुए कि एक्चुअल के मतलब कि वास्तविकता में वो चाइना का कब्जा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो भारत का क्षेत्र है और भारतीय सेना कभी भी उस पर कब्जा कर सकती है। कोई ना कोई देश में मजबूत लीडर उभरेगा या आने वाले भी हैं। जैसे हमेशा कल की अवतार में राम के रूप में लोग दिखा रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं, उसी तरह से भारत को राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई कृष्ण पैदा होगा या हो चुका होगा कि जो ये संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधेगा। क्योंकि कृष्ण ने भी संपूर्ण भारत को भी एक सूत्र में बांधा, चाहे जिस तरह से भी बांधा हो। वहीं से भारतीय राजनीति का कॉन्सेप्ट भी चलता है। क्योंकि चाणक्य हो चाहे जो भी हो, सारी जो नीतियाँ उनकी रही है पॉलिटिक्स की, वो कृष्ण से ही ग्रहण किया है और कृष्ण से ही लिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर गुलाम कश्मीर पे आ रहा हूँ कि जब 1947 में हरी सिंह ये अपना जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाह रहे थे या बनाना रखना चाहते थे, तब उस समय भी पाकिस्तान ने चाइना के उकसावे पर आकर के उसने जो है, हो सकता है कि रसिया के भी उकसावे पर आकर के वो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। क्योंकि 1947-48 का दौर शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जो अमेरिका और रसिया के मनमुटाव का युद्ध था, और भारत न अमेरिका के पक्ष में जाना चाहता था न रसिया के पक्ष में जाना चाहता था। तो हो सकता है कि वो चाइना और रसिया के उकसावे पर
वो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था, जिसके कारण ही आज जो विवादित क्षेत्र है वो है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी के कारण जो है कि भारत का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कटा हुआ प्रतीत नज़र आता है, क्योंकि एक तरह से भारत का हेड जम्मू एंड कश्मीर, हेड मैंने सर है। अगर किसी आदमी का सर नहीं होगा, मैंने हेड नहीं होगा, तो उसका शरीर बच ही नहीं सकता, क्योंकि सारा खूबसूरती, सारा उसका जो खूबसूरती के साथ साथ जो रंग होता है वो चेहरा से ही होता है, उसी से पहचान होती है। तो इस कारण जम्मू कश्मीर को किसी भी हालत में गिलगिट बल्टिस्तान, अक्साई चीन और जो गुलाम कश्मीर के जो लोग कहते हैं वो भारत में लाने की ज़रूरत है, चाहे जैसे भी लाए, इसको लाने की ज़रूरत है। तो अगर इस देश को पर जब भी विपत्ति आया है तो कोई ना कोई मतलब उसके लिए ईश्वर को ही प्रार्थना किया है, चाहे मुस्लिम काल से देख लें, चाहे कभी भी देख लें, क्योंकि ईश्वर के शरण में तभी लोग जाता है जब कोई रास्ता नहीं बचता है। तो उसी समय एक भारत वर्ष में जो एक दो पंक्तियाँ भी कहा गया था, इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। कहने का मतलब है कि हे दीन बंधु, मैंने जो भी ईश्वर हैं, चाहे जो भगवान है, ये ब्रिटिश काल की कविता है भारत भारती, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। तो उस समय चूँकि प्रत्यक्ष रूप से कोई ब्रिटिश सरकार के विरोध नहीं कर सकते थे, तो वो कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, किसी और अन्य माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। उसी समय आज के डेट में जो सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, उसको कोई डायरेक्ट रूप में विरोध नहीं करके कोई ना कोई पंक्तियों के माध्यम, कविता के माध्यम से या कोई कोटेशन दे करके ही व्यक्त कर सकता है, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि ये मेरा विरोधी है या ये मुझसे झगड़ा करना चाहे, जो भी हो। तो इस तरह से पंक्तियाँ भारत को उत्कर्ष के लिए ही कहा गया है। उसी तरह से एक और पंक्तियाँ हैं, स्वतंत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा भारत का विस्तार है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अपूर्व युग का संचार हो चुका है, दिनों दिन भारत का विस्तार हो रहा है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे युवा वर्ग के क्षेत्र में हो, या सामरिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से भारत का विस्तार हो रहा है। इस चलते भारत को विस्तारीकरण सिर्फ इसी सब क्षेत्र से नहीं होगा, बल्कि इसके जो भी भूभाग है वो भारत में पुनः मिलाया जाए। थैंक यू।